सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत। अवध प्रांत के दो गांव हैं, सेमरी और बेलारी। कहने को तो दोनों के बीच बस 5 मील का फासला है, लेकिन असलियत में इन दोनों दुनियाओं के बीच जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए, आज हम इन्हीं दो दुनियाओं की कहानी के जरिए एक बहुत गहरा सवाल समझने की कोशिश करते हैं। और सवाल यही है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो बाहर से बहुत ताकतवर दिखता है, जो दूसरों पर हुक्म चलाता है, वो भी अंदर ही अंदर किसी सिस्टम का, किसी व्यवस्था का कैदी हो? आइए इस उलझन को एक जमींदार और उसके किसान की नज़रों से देखते हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी तो हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। एक तरफ है राय साहब अमरपाल सिंह और दूसरी तरफ हैं होरी। देखिए, सेमरी में है राय साहब का आलीशान महल और बिलारी में है होरी की छोटी सी झोपड़ी। फासला भले ही कुछ मीलों का हो, लेकिन इनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत में एक बहुत गहरी खाई है। मतलब एक तरफ है सत्ता और बेशुमार दौलत और दूसरी तरफ है गरीबी और लाचारी। अब दुनिया की नज़रों में देखें तो राय साहब की छवि बिल्कुल परफेक्ट थी। वो एक राष्ट्रवादी हीरो थे जो सत्याग्रह में जेल जा चुके थे। उनके किसान उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो साहित्य, संगीत, इन सब चीज़ों के शौकीन थे और अंग्रेज अफसरों से भी उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। सब लोग यही मानते थे कि राय साहब तो बहुत नेक इंसान हैं, बस बेचारे इस खराब सिस्टम में फंस गए हैं। लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, है ना? इस परफेक्ट छवि के पीछे की सच्चाई तब सामने आई जब एक दिन राय साहब और होरी अकेले में बैठे थे और जमींदार ने अपने मन की कुछ ऐसी बातें कहीं जो किसी को भी हैरान कर दें। और बातचीत की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। राय साहब कहते हैं, संपत्ति और सहृदयता में बैर है। मतलब दौलत और दयालुता, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। सोचिए, उनकी वो जो एक नेक इंसान वाली छवि थी, उस पर ये पहला क्रैक था। और फिर तो राय साहब ने जैसे अपने पूरे वर्ग की पोल ही खोल दी। वो बताते हैं कि उनका ये जो दान धर्म है ना, ये सब दिखावा है, सिर्फ अपने अहंकार को शांत करने के लिए। असल मकसद किसी की मदद करना नहीं, बल्कि अपने जैसे दूसरे जमींदारों को नीचा दिखाना है। वो एक दूसरे की बर्बादी पर, किसी के जवान बेटे की मौत पर अंदर ही अंदर खुश होते हैं। अरे यहाँ तक कि उनका अपना परिवार जो उन्हीं के दौलत पर जी रहा है, वो भी उनके मरने का इंतजार कर रहा है। और यहाँ राय साहब एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो मानते हैं कि गरीब लोग अगर एक दूसरे से जलते हैं तो वो पेट के लिए है, रोटी के लिए है, और ये माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अमीरों की जलन, वो किस लिए है? वो सिर्फ मज़े के लिए है। दूसरों को दुख में देखकर उन्हें एक अजीब सा, एक क्रूर मज़ा आता है। और यहीं आकर वो असल बात बताते हैं कि वो और उनका पूरा वर्ग इस निज़ाम का, इस सिस्टम का गुलाम है। मतलब इनकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी है। नीचे अपने किसानों का खून चूसते हैं और ऊपर अंग्रेज अधिकारियों और पुलिस के सामने झुकते हैं। वो कहते हैं कि हम तो असल में बस खिलौने बनकर रह गए हैं, सिर्फ अपनी ये झूठी शानो शौकत बनाए रखने के लिए। उनकी बेबसी देखिए इस लाइन में। वो होरी से कहते हैं, मुझे हैरानी होती है कि तुम किसानों की आहें हमें जलाकर राख क्यों नहीं कर देती। लेकिन फिर वो खुद ही इसका जवाब देते हैं, मगर हम जल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे, तिल तिल कर। उन्हें ये एहसास है कि उनका वर्ग अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है और इसका अंत निश्चित है। अभी राय साहब ये सब गहरी फिलोसॉफिकल बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जोर का रियलिटी चेक मिलता है। और ये पूरी की पूरी दार्शनिक बातचीत एक झटके में खत्म हो जाती है जब उनका एक चपरासी भागता हुआ, घबराया हुआ अंदर आता है। खबर ये थी कि बेगारों ने, मतलब जिन मजदूरों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा था, उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। उनकी सीधी सी मांग है कि पहले खाना दो, तभी काम करेंगे। और बस ये खबर सुनते ही राय साहब का वो फिलॉसफर वाला रूप कहीं गायब हो जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कितना इंस्टेंट है। एक सेकंड पहले जो आदमी सिस्टम का रोना रो रहा था, अगले ही पल इसके माथे पर शिकन है और आंखें गुस्से से लाल हैं। वो दार्शनिक राय साहब एक बेरहम जमींदार में बदल जाते हैं और गरजते हैं, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूं। जैसे काम करते आए हैं वैसे ही करना होगा, चाहे सीधे करें या टेढ़े। और कहानी के इस मोड़ पर आकर हमें दोनों किरदारों के बोझ का असली फर्क समझ में आता है। तो देखिए, एक तरफ है राय साहब का बोझ, एक नफरत करने वाला परिवार, दिखावे की जिंदगी, दौलत का खोखलापन।
ये सब क्या है? ये सब मन का बोझ है, एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और दूसरी तरफ है होरी। उसका बोझ क्या है? सिर्फ शगुन के कुछ रुपए। एक बहुत छोटी लेकिन बिल्कुल असली और तुरंत की परेशानी जो उसके वजूद पर भारी है। तो राय साहब तो चले जाते हैं गुस्से में अपनी जमींदारी की मुश्किलें सुलझाने, अपनी दुनिया में वापस। और होरी, बेचारा होरी अपनी लाठी उठाता है और उस चिलचिलाती धूप में घर की तरफ चल पड़ता है। और उसके दिमाग में बस एक ही चिंता घूम रही है, शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे? तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है, किसका बोझ असल में ज्यादा भारी है? उस अमीर जमींदार का, जिसकी आत्मा उसी के शब्दों में तिल तिल कर जल रही है, या फिर उस गरीब किसान का, जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई ही अपने पेट की आग बुझाने की है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।